हेलो, वेलकम टू टेक्नोलॉक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज। आज बात करना चाहेंगे करंट वक्फ लॉ की। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था वक्फ लॉ के बैकग्राउंड के बारे में और उसके इस्लामिक पर्सपेक्टिव के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जो करंट वक्फ लॉ है वो 1995 के एक्ट से गवर्न होता है और इस एक्ट ने अमेंड किया था 1954 वाले एक्ट को। और जो 1954 का एक्ट था उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी वो ये थी कि एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई जाएगी जो सारे स्टेट के जो वक्फ बोर्ड हैं उनकी देख रेख करेगी और उनको एडवाइस करेगी। उससे क्या होगा कि सेंट्रल लेवल पे एक पूरे इंडिया लेवल पे एक बॉडी हो जाएगी जो चीज़ों को अच्छे से गवर्न करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बैकग्राउंड स्टोरी है और जो मेन हमारा फोकस रहेगा वीडियो 3 में वो रहेगा जो करंट वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024 की, जिस पे काफ़ी डिबेट चल रही है और ये 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में पेश की गई थी। उसके बाद से काफ़ी डिबेट हुई और फिर इसको भी सौंप दिया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को और जेपीसी काफ़ी वाइडली इसको कंसल्ट कर रही है, काफ़ी स्टेट में जा रही है और उसमें लोगों से ओपिनियन मांग रही है। उम्मीद है कि जिस तरह से कंसल्टेशन हो रहा है उम्मीद है कि एक अच्छा लॉ निकल करके आएगा और गवर्नमेंट जो लोगों ने रिकमेंडेशन दिए हैं उसको मानेगी। जैसा हम जानते हैं कि वक्फ लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने जो चीज़ें वक्फ की हैं, चाहे लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसका कैसे देखभाल होगी और उसकी जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया था उसको कैसे उसके पर्सपेक्टिव में उसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसमें जो प्रपोजल है कि उसमें एक यूनियन मिनिस्टर जो होगा वो चेयरमैन होगा और उसमें 20 मेंबर होंगे। और आज हम अपने वीडियो में बात करना चाहेंगे 1995 एक्ट की और 2013 के अमेंडमेंट एक्ट की। और इसमें जो प्रपोजल है कि इसमें सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी की जाएगी और स्ट्रक्चर क्या होगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल का और स्ट्रक्चर क्या होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का और सीईओ के पावर फंक्शन क्या होंगे और जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो कैसे बनेगा और कैसे वो अपनी चीज़ों को निपटारा करेगा। चलिए अब चलते हैं डिटेल में अबाउट दिस वीडियो। जो सेक्शन 4 है चैप्टर 2 में वक्फ एक्ट 1995 का, उसमें ये दिया गया है कि एक सर्वे कमीशन अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट और जो सर्वे कमिश्नर होगा वो वक्फ प्रॉपर्टीज को रिव्यू करेगा और उसमें उसका देखेगा कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नेचर क्या है और प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड क्या है और उसमें कितना सेस दिया जा रहा है, कितना टैक्स दिया जा रहा है और उसमें कितने एक्सपेंसेस वगैरह आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो सर्वे करेगा। और ये जो सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट बाद में इसे फॉरवर्ड कर देगी जो स्टेट वक्फ बोर्ड है एंड वक्फ बोर्ड अगर उससे सहमत होगा तो उसको पब्लिश कर देगा ऑफिशियल गजट में और गजट नोटिफिकेशन के बाद फिर वो प्रॉपर्टी बन जाएगी वक्फ की। और इस प्रोसेस में अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो उसके पास राइट होगा वो जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जा सकता है और ट्रिब्यूनल में चीज़ों को डिसाइड करने के लिए अपना वो सूट फाइल कर सकता है। ये जो सर्वे कमिश्नर है ये इसके पास पूरा पावर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सीपीसी 1908 से गवर्न होती है। तो अगर इस प्रोसेस में किसी से कोई डॉक्यूमेंट मांगना है, कुछ सर्वे करना है, सम्मन दे सकते हैं, कुछ चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है, तो पूरा पावर एंजॉय करेगी सिविल कोर्ट की तरह से और लोगों को जिस तरह की डिमांड होगी उनको वो पूरा करना होगा। अब देखते हैं कि ये जो इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है कि एक यूनियन मिनिस्टर जो होगा वो चेयरमैन होगा और 20 मेंबर होंगे। जो 20 मेंबर होंगे उसमें 3 मेंबर तो ऐसे होंगे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाएंगे और 4 मेंबर जो होंगे उसमें 2 लोग होंगे, एक तो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से और दूसरा होगा फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। 3 मेंबर होंगे जो कि एमपी होंगे, 2 होंगे इसमें लोकसभा के और 1 होगा राज्यसभा का। और इसमें बाई रोटेशन जो 3 चेयरमैन होंगे स्टेट बोर्ड्स के बोर्ड के उसमें से बाई रोटेशन 3 मेंबर में चलिए जाएंगे। और इसमें एक जज होगा हाई कोर्ट का, एक जज होगा सुप्रीम कोर्ट का और एक कोई एडवोकेट होगा जो नेशनली इंपॉर्टेंट होगा, वेल नोन होगा इन द कंट्री। और इसमें 3 लोग ऐसे होंगे जो मुस्लिम स्कॉलर होंगे और जो वेल नोन फिगर होंगे। और
सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक मेंबर होगा फ्रॉम दी मुतवल्लीज, ऐसे मुतवल्ली जिसकी जो एनुअल इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है, और इसमें 3 मेंबर ऐसे होंगे जो स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ के स्कॉलर होंगे। तो इस तरह से जो 20 मेंबर होंगे वो पार्ट बन जाएंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल का। और ये जो ये सारे वक्फ स्टेट वक्फ बोर्ड हैं, ये एनुअली अपनी 1% इनकम का शेयर देंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल को, और इसी पैसे से सेंट्रल वक्फ काउंसिल अपने बिजनेस को चलाएगी। अब देखते हैं कि जो कंपोजिशन क्या होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। ये जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा, इसमें जो चेयरमैन होगा वो मेंबर्स से ही लिया जाएगा, और कोई एक मेंबर को बना दिया जाएगा चेयरमैन। और मेंबर कौन से होंगे, इसमें मुस्लिम कोई एमपी होगा फ्रॉम द स्टेट, एक मुस्लिम एमएलए होगा फ्रॉम द स्टेट, एक बीसीआई का मेंबर होगा, और एक होगा मुतवल्ली जिसके बिजनेस की इनकम होगी अराउंड 1 लाख रुपीज, और एक या 2 मेंबर होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट से। दे विल रिप्रेजेंट द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, और एक या दो मेंबर होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे फ्रॉम द स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, और एक ऑफिसर होगा जो डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का होगा फ्रॉम द स्टेट। इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर है जो स्टेट वक्फ बोर्ड है। एक सीईओ अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट वक्फ बोर्ड, और जो सीईओ होगा वो एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का, और वो सारा जो बिजनेस होगा वो संभालेगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। और जो सीईओ के पास काफी पावर होगा, ये सीईओ इन कंसल्टेशन विद द जो कलेक्टर होगा या जो एडीएम होगा डिस्ट्रिक्ट का, उससे कंसल्टेशन में जो वक्फ बोर्ड का काम होगा और जो बिजनेस होगा उसको देख रेख करेगा। और इसके पास और भी अगर कोई बिजनेस देना चाहेंगे तो स्टेट वक्फ बोर्ड है इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एसडीएम, इसको पावर दिया जा सकता है ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से जो वक्फ बोर्ड का है उसको रन कर सके। अब इसमें भी प्रोविजन आया था कि जो जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं उसको रजिस्टर किया जाएगा ऑन द पोर्टल, और उससे क्या होगा कि सेंट्रली और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट समझ सकती है कि कितनी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। इसके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी प्रोविज़न है, जो कि सारे जो मुतवल्ली हैं उनको हर साल अपना बजट बनाना पड़ेगा, और फाइनेंशियल ईयर से 3 महीने पहले अपने बजट को वो सबमिट करेंगे स्टेट बोर्ड को। और स्टेट बोर्ड का जो सीईओ है सारे स्टेट्स के इंडिया में, वो सारे सीईओ अपना बजट बना के भेजेंगे वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को। इस तरह से सारा बजटिंग होगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के जो वक्फ बोर्ड हैं उनका बाकायदा ऑडिट कराएगी, और ऑडिट करने के लिए स्टेट एग्जामिनर ऑफ द लोकल जो फंड होंगे वो लोग इसको ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करने के बाद इसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगे। अब इस तरह से इस प्रोसेस में कोई भी अगर पार्टी एग्रीव्ड है तो उसके पास पावर होगा जाने के लिए इन दी ट्रिब्यूनल, और जो ट्रिब्यूनल है जो उसका स्ट्रक्चर होगा ट्रिब्यूनल के लिए अभी 2013 में जो अमेंडमेंट आया उसके लिहाज से 3 मेंबर का ट्रिब्यूनल होगा, जिसमें गवर्नमेंट चाहे तो एक या उससे ज़्यादा बना देगी ट्रिब्यूनल डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। और जो सारे ट्रिब्यूनल हैं उसमें जो कम से कम जो उसका चेयरमैन होगा वो मेंबर होगा स्टेट जुडिशियल सर्विस का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज और सिविल जज क्लास 1, और एक मेंबर होगा जो मेंबर होगा स्टेट सिविल सर्विसेज का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और जो तीसरा मेंबर होगा वो होगा फ्रॉम मुस्लिम लॉ एंड स्कॉलर फ्रॉम द जूरिस्प्रूडेंस। इस तरह से 3 मेंबर कमेटी होगी जो कि ट्रिब्यूनल की होगी, और कोई भी केस अगर जब ट्रिब्यूनल में जाएगा तो वहां से अगर डिसाइड हो गया तो वो फाइनल माना जाएगा। हालांकि इसमें प्रोविजन और आ गया है जो कि 2013 में ऐड हुआ है कि उसमें अगर कोई पार्टी उसमें सहमत नहीं है तो उसके हिसाब से जो कि प्रोविजन है अंडर सेक्शन 83 क्लास 9 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995, उसके हिसाब से कोई पार्टी हाई कोर्ट में भी जा सकती है, और हाई कोर्ट सो मोटो भी अपना संज्ञान ले सकती है अगर उसको लगता है कि कोई डिसीजन सही नहीं हुआ है,
तो उसको पास पावर होगा, उसको अल्टर भी कर सकती है, उसको रिवाइज भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है। तो इस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल है वो फाइनल अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है। ट्रिब्यूनल के डिसीजन के बाद भी अगर कोई सीरियस मैटर है, कोई ऐसा मैटर है, पार्टी बहुत एग्रीव्ड है, अगर चाहे तो रिवीजन पिटीशन में वो हाई कोर्ट में जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रिब्यूनल है इज नॉट द एक्चुअली द फाइनल अथॉरिटी। सीरियस मैटर में अगर लगता है कहीं इनजस्टिस हो रहा है तो पार्टीज या तो मतवल्ली जा सकता है या तो दूसरी पार्टी जा सकती है, वो हाई कोर्ट में जाकर के अपने केस को प्लीड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो 1995 का जो एक्ट है वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत ही प्लान्ड है और इसमें काफी चांसेस हैं जस्टिस होने का और इसकी वजह से जो चीजें हैं बहुत स्मूथली रन हो रही हैं। लेकिन अभी देखने की बात है कि जब ये 1995 का एक्ट इतना कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि सेंट्रल वर्क काउंसिल होगी, स्टेट वर्क बोर्ड होगा और उसका एक सीईओ होगा और उसमें जो सर्वे ऑफिसर होगा वो चीज़ों को सर्वे करेगा। और इन सारी चीज़ों में हमने देखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर जगह इन्वॉल्व है, उसमें उसके पास काफ़ी पावर है चीज़ों को देखने का, उसमें सारी चीज़ें ऑडिट भी हो रही हैं, सारी चीज़ें ट्रिब्यूनल में भी जा रही हैं, उसके बाद भी लोगों को ऑप्शन मिल रहा है हाई कोर्ट में जाने का। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो ये जो लॉ है ये काफ़ी इफिशियंट है, काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्यों सोचा कि इसको अमेंड करना चाहिए, फिर हम इसको जाएंगे तीसरी वीडियो हम बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 उसकी क्या जरूरत थी और जो उसमें काफी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जिसकी वजह से पूरे इंडिया में काफी लोग अपोज कर रहे हैं, काफी लोग उसको अपना व्यू दे रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। सो हम तीसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टेक्नोलेक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी तीसरी वीडियो में वक्त की। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।